हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने 2.1 एक्सरसाइज जब कराई थी तब करा दिया था, आपको समझा दिया था। आई होप आपकी समझ में आ गया है और आपने 2.1 एक्सरसाइज कर भी ली होगी। आज हम जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.2 है। अब 2.2 एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले इसकी बातें समझ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट एक वाक्य कह देगा, एक तो लाइन कह देगा। उस लाइन को पढ़ते हुए हमें समीकरण बनानी है और फिर उसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि यदि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 363 है। सबसे पहले तो आप समझिए कि लगातार या क्रमागत संख्याएं, पहले तो लगातार या क्रमागत। लगातार मतलब जो कंटिन्यूअसली आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। क्रमागत का भी वही मतलब है। जैसे अगर हम गिनती की बात करें तो मान लो मैं 2 से शुरू कर रहा हूं, 2 3 4 5, या मैं 7 से शुरू करूं, 7 8 9 10। ये सब लगातार आने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, ये लगातार में देखो आप एक एक का अंतर है। तो अगर आपको लगातार संख्या माननी है तो आपको क्या करना है, एक एक का डिफरेंस लेना है। जैसे अगर एक संख्या आपकी x हो गई तो दूसरी होगी x प्लस 1, तीसरी होगी x प्लस 2, चौथी होगी x प्लस 3। इस तरह से आप एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। लगातार या क्रमागत संख्याएं जो होती है उनमें एक एक का डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद अगर वो कहेगा क्रमागत सम संख्याएं, देखो सम संख्याएं का मतलब होता है जो सम संख्या, यानी कि जो 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं। और लगातार, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक संख्या अगर आपने 4 ले ली तो अगली लेंगे 6, फिर अगली लेंगे 8, फिर अगली लेंगे 10, यानी 2 का अंतर होता है। तो x हो गया, दूसरा x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, इस तरह से। यानी अगर लगातार या क्रमागत संख्या केवल क्रमागत संख्या कहता है तो एक एक का डिफरेंस लेंगे। क्रमागत सम संख्या कहता है तो 2 का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर वो कहता है क्रमागत विषम संख्या। अब विषम संख्या की क्या बात है, इसमें भी वही बात हो गई। विषम संख्याएं में क्या हो गया, इसमें भी हमें पता है 2 का अंतर ही होता है। ठीक है, सम में भी 2 का अंतर होता है, विषम में भी 2 का अंतर होता है। विषम क्या होता है, विषम होते हैं जो 2 से नहीं कटते, ये वाले विषम संख्याएं। देखो इसमें भी 2 का अंतर है। तो आप ये तीनों बातें अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर वो क्रमागत कहता है या लगातार कहता है तो एक एक का अंतर लेंगे। अगर वो क्रमागत सम संख्या कहता है तो आप 2 का अंतर लेंगे। क्रमागत विषम संख्या कहता है तो भी आप 2 का अंतर ही लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग। पहले तो माना 11 के लगातार 3 गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़े, फैक्टर। तो लगातार अगर हम संख्या लेते हैं तो मैंने अभी बताया था एक x लेंगे, एक x प्लस 1 लेंगे और एक x प्लस 2 लेंगे। ठीक है, इनमें कितने कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है। लेकिन उसने एक बात और कह दी कि 11 के गुणज हैं, यानी इन सभी में अब हमें 11 से गुणा करनी है। 11x प्लस 1 और 11x प्लस 2। तो पहली संख्या हो गई 11x, दूसरी हो गई 11 इंटू एक्स प्लस 1, तीसरी हो गई 11 इंटू एक्स प्लस 2। ये 3 गुणज हो गए हमारे पास 11 के लगातार। अब यहां लिखेंगे हम अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। बुक वाला कह रहा है कि इन तीनों का जो योग है वो 363 है, यानी आप इन तीनों को जोड़ देंगे बराबर 363।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा 11x प्लस 11 के अंदर गुणा 11x प्लस 11 एकम 11 प्लस 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 363। देखो हमने ये तो 11x लिखा, यहां 11 की दोनों में गुणा कर दी, यहां भी 11 की हमने दोनों में गुणा कर दी। अब 11x और 11x जुड़ के हो गया आपका 33x प्लस 11 और 22 हो गया 33 बराबर 363। इस 33 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये घट जाएगा, तो 33x बराबर 330 हो गया। हमारे पास 33x के साथ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी x का मान 10 आ गया। क्लियर होगी बात, x का मान 10 आ गया। अब हमें x का मान बस यहां रखना है। अतः तीन गुणज जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला था 11x यानी 11 गुणा 10, दूसरा था 10 प्लस 1, तीसरा था 11 इंटू 10 प्लस 2 यानी 11 गुणा 10, अगला हो गया 11 गुणा 11, अगला हो गया 11 गुणा 12 यानी 110, 121 और 132। क्लियर, समझ में आ गया? देखो सबसे पहले हमारा काम है तीन लगातार संख्या लिखने की। मैंने अभी आपको बताया तीन लगातार का मतलब है जिनमें एक एक का अंतर होता है। एक मैंने x लिखा, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। फिर उसने 11 का गुणज कहा तो बस 11 की गुणा कर दो। अगर 7 का गुणज कहता तो 7 से गुणा कर देते, 5 का गुणज कहता तो 5 से गुणा कर देते। फिर जैसा जैसा उसने कहा है हमने सोल्व कर लिया। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें 2 और 5 का अनुपात हो। दो संख्या में अनुपात बराबर 2:5। एक बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आपको दो चर राशि नहीं माननी है, आप केवल एक का इस्तेमाल करेंगे। x या y या z या a या b कुछ भी अपनी तरफ से अल्फाबेटिकल वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आप दो नहीं लेंगे। क्लियर? चलिए फिर जितने भी अनुपात वाले सवाल हैं, ये बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लें जो मैं बता रहा हूं। जितने भी अनुपात वाले सवाल हैं उसमें आपको केवल यह करना है कि उस अनुपात वाली संख्याओं को किसी भी एक कांस्टेंट से गुणा करके अलग अलग कर लेना है। मतलब देखो अनुपात दे रखा था 2:5, तो हमने लिख लिया माना संख्या हो गई 2x व 5x। माना संख्या हो गई, भाई हमने x से गुणा करके अलग अलग कर लिया 2x व 5x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 66 है। और हमेशा ध्यान रखना अंतर में बड़े में से छोटा घटता है। ठीक है, यानी बड़ा तो हो गया 5x, छोटा हो गया 2x, घटा दिया 66 है, यानी कि 3x बराबर 66, तो x बराबर 66/3 यानी कि x का मान 22 आ गया। अतः संख्या क्या क्या हो गई भाई? एक हमने 2x माना था, दूसरा 5x माना था, तो एक हो गया 2 गुणा 22 और दूसरा हो गया 5 गुणा 22, यानी संख्या हो गई 44 और 22 पंजे 110। ठीक है, बहुत आसान है, आप केवल ध्यान लगा के इसे समझें, आप पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसने कहा दो संख्या का अनुपात 2:5 है। मैंने आपको बताया जहां भी अनुपात होता है हम किसी भी कांस्टेंट से गुणा करके अलग अलग कर लेते हैं। मैंने x से गुणा कर दिया, आप a से कर दो, b से कर दो, k से कर दो, t से कर दो, कुछ भी, तो मैंने x से करा 2x और 5x हो गई। फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कहा उसने? इन दोनों का अंतर, तो बड़े में से छोटा घटा दिया बराबर 66। सोल्व करके x का मान आ गया और वो x का मान आप इसमें रख दोगे। क्लियर? चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? एक आयत का परिमाप
परिमाप दे दिया उसने 13 सेंटीमीटर। चलिए 13 सेंटीमीटर। लंबाई दे दी 2 सही 3/4 सेंटीमीटर और हमसे कहा चौड़ाई ज्ञात करो, चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, अब परिमाप का हम फार्मूला लिखते हैं। पहले तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर, फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि परिमाप बराबर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दे रखा है उसने 13। अब लंबाई कितनी है, देखो इसे सही बटों में लिखा हुआ है, इसे आप जो है भिन्नों वैसे लिख लो, अनुपात में लिख लो, सीधा लिख लो बटे में। 4 दूनी 8 और 3 11। देखो इसकी इसमें गुणा होती है और इसमें ये जुड़ता है, तो 11/4 हो गया ये, तो 11/4 प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 इस पूरे के साथ गुणा में है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे, बटे में हो जाएगा, बराबर 11/4 प्लस चौड़ाई। ठीक है, फिर संख्या संख्या एक तरफ ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 13/2 में से 11/4 घटा दोगे, बराबर चौड़ाई आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो चौड़ाई बराबर आ गया आपका 13/2 माइनस 11/4। जैसे हमने शुरू में हल किया था, इनका लघुत्तम लेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम जो है 4 आ जाएगा। इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यह आ गया 13 दूनी 26/4 माइनस 11/4, ये घट जाएगा। 26 में से 11 घटाओगे तो 15/4 आ जाएगा। फिर इसको सही बटों में लिखो, आता ही होगा आपको, फिर भी बता रहा हूं, ऐसे भाग कर देते हैं, 4 तिया 12, 3 शेष बच गया। जो भागफल आता है उसे शुरू में लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दिया आपने उसे नीचे, यानी 3 सही 3/4 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई आ गई। क्लियर, एक बार और करते हैं, समझते हैं इसे। परिमाप दे रखा है उसने 13 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इसको सही तरह से लिख लिया, 4 दूनी 8 और 3 11/4 आ गया, ये हमारे पास लंबाई आ गई। परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। परिमाप दे दिया 13 बराबर 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 2 को इधर ले आएंगे बराबर किस तरफ, बटे में आ जाएगा, बराबर 11/4 प्लस चौड़ाई। 11/4 बराबर के इधर आएगा, घट जाएगा, फिर लघुत्तम लेके हमने उसे सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया 3 सही 3/4। नोट कीजिए। हैं इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहा इसने कहा एक आयत का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कहा इसने, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई में 9 और 4 का अनुपात है, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 9:4, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि जब भी अनुपात में कोई सवाल दे देता है, आप किसी भी कांस्टेंट से गुणा करके इसे अलग अलग कर लो। तो माना लंबाई बराबर 9x और चौड़ाई बराबर 4x, ठीक है, इन दोनों में x से गुणा करके अलग अलग कर लिया। अब हमारे पास लंबाई सेपरेट 9x हो गई और चौड़ाई सेपरेट 4x हो गई, और ये सेंटीमीटर में हो गया। फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्षेत्रफल दे रखा बुक वाले ने 36, लंबाई 9x, चौड़ाई 4x, तो ये हो गया 36 बराबर 9 चौक 36, x की घात 2, 36 से 36 कैंसिल, x की घात 2 बराबर 1, x 1 का वर्गमूल ले लेंगे तो x का मान 1 आ गया, यानी
अतः लंबाई हमने क्या मानी थी 9x, 9 गुणा 1 यानी कि 9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मानी थी हमने 4x यानी 4 गुणा 1 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। देखो इसमें 2 बंदे हो गए, एक हो गया रोहन, एक हो गया मोहन, लेकिन हमारे पास समस्या क्या है? हम किसी एक को मान सकते हैं। हमारे पास एक चर वाली रैखिक समीकरण ही बनानी है, तो हम इनमें से एक को मान लेते हैं। रोहन की आयु मोहन से 3 गुनी है, तो मोहन को मान लेते हैं। माना मोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, रोहन की आयु, इसने कहा रोहन की जो आयु है वो मोहन की 3 गुनी है, यानी कि 3x वर्ष हो गया। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। इतनी बात तो हमने लिख ली। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद रोहन की आयु। देखो रोहन इस समय 3x साल का है, अगर 4 साल बाद बात करें तो ये 4 इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे ही 4 वर्ष बाद अगर मोहन की आयु की बात करें तो उसकी आयु में भी 4 साल जुड़ जाएगा, दोनों 4-4 साल बड़े हो जाएंगे, है ना। फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बुक वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, यानी इन दोनों का जो योग है वो 60 साल हो जाएगा। तो 3x प्लस 4 में आप x प्लस 4 जोड़ देंगे बराबर 60 के होगी। ठीक है, क्लियर होगी ना बात ये। अब हल करते हैं इसे। 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 बराबर 60। x वाले जोड़ दो, 3x में 1x जोड़ोगे 4x हो जाएगा। ठीक है, और 4 में 4 जोड़ोगे 8 हो जाएगा। इस 8 को आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, उधर जाके ये घट जाएगा, यानी कि 4x बराबर 52, तो x बराबर 52/4 यानी कि 13। तो x का मान 13 आ गया। x हमने क्या माना था? x माना था मोहन की आयु। तो मोहन की आयु जो है वो हो गई 13 वर्ष, और रोहन की आयु इसकी 3 गुनी, तो 13 तिया 39 वर्ष। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था रोहन की वर्तमान आयु बताओ। रोहन की पूछी थी 39 वर्ष। क्लियर है? तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से, आराम से वीडियो को रोक रोक के समझना और उसके बाद करना। बीच के 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, आपको ट्राई करना। अगर नहीं होते हैं तो मेरे से पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में से हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले भी कहा था अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर कर दें, उससे मुझे भी पता लगेगा कि वाकई मैंने जो आपको समझाया आपकी समझ में आ गया है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई समस्या है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल नंबर से मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जो भी कोई समस्या होगी मैं आपको आगे सोल्व करा दूंगा। क्लियर? थैंक यू।